ओके। तो आज हमारे जो टॉपिक हैं वो तीन मुख्य टॉपिक हैं। ठीक है। और वो टॉपिक हैं हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, और डिजिटल इकोनॉमी यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था। ये तीनों टॉपिक इसलिए मैंने लिए हैं बेसिक में कवर करने के लिए, क्योंकि इस बार जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमारा सर्कुलर इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था से। तो वो क्वेश्चन भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी, और फिर देखेंगे हम डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं अब। ओके। तो ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, इसको मैं एक बार पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको एक बार जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैं पढ़ दूंगा और मैं हट जाऊंगा। फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है? हरित अर्थव्यवस्था वो है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जोर दे। पर्यावरण संरक्षण होगा तो हमारे संसाधन जो है ना संरक्षित होंगे, और सतत विकास हमारा जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि सतत विकास के तहत ऐसा विकास होता है जो आगे की भावी पीढ़ियां जिसे कंटिन्यू रख सकें, जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू रख सके, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। अब ये कंटिन्यू तभी रह पाएगा जब हमारे संसाधन संरक्षित रहेंगे या हमारे संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग होगा। देखिए एक चीज समझिए, अब जैसे हमें ये पेंसिल बनानी है और हमें 10 पेंसिल बनाने के लिए अगर 1 किलो लकड़ी चाहिए, तो उसमें से काफी हिस्सा तो वेस्ट में निकल जाता है। लेकिन अगर हम, अब चूंकि हम लाइनियर इकोनॉमिक मॉडल में चल रहे हैं, ठीक है, पूंजीवाद में भी चल रहे हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कॉस्ट कटिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन बर्बादी भी ज्यादा करते हैं। तो होता यह है कि एक पेंसिल बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम उस रॉ मटेरियल को इतना इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, या 1 किलो लकड़ी को इतने इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें कि उसमें से जो हमारा वेस्टेज है वो बहुत कम हो और ज्यादा से ज्यादा पेंसिल बनाई जा सके। तो इससे क्या है, हमारा संसाधन कम इस्तेमाल होगा और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संसाधनों को संरक्षित किया जाए और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पे भी जोर हो और सतत विकास को बढ़ावा मिले, तो ऐसा जो इकोनॉमिक मॉडल है, ऐसी जो आर्थिक प्रणाली है, वो हमारा ग्रीन इकोनॉमी कहलाएगी, अगर हम ऐसा मॉडल अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पर्यावरण पे भी ध्यान दे रहे हैं और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं हट जाता हूं, जिसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं, अगर ना समझ में आ रहा हो तो पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी वालों को लिखा दूंगा। ठीक, अब ग्रीन इकोनॉमी यानी ग्रीन इकोनॉमी ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, दैट फोकसेस, अब किस पर फोकस कर रहा है? एक, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दो चीजों पे फोकस करें। ठीक है, अब उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत जो है क्या एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज होंगी? तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो लेस कार्बन एमिशन हो, हम इस तरीके की आर्थिक गतिविधियां करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें। फिर उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी, मतलब हम हमारा जो है हम कोशिश करें, या उसके अंतर्गत क्या होगा कि हम जो है ना फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, जैसे आपका पेट्रोल और ये डीजल, ठीक है, तो इस ईंधन से हम ट्रांजिट करें, संक्रमण करें किधर की ओर? स्वच्छ क्लीन एनर्जी की तरफ। सोलर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, उसकी तरफ हम ट्रांजिशन करें। उसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, हरित अर्थव्यवस्था के तहत जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनका विकास हो और उनका इस्तेमाल हो। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्या होंगी कि जो भी तकनीकें संसाधनों का संरक्षण करें, पर्यावरण को संरक्षित करें, उन तकनीकों का इस्तेमाल करें। अब अगर किसी तकनीक में अगर फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है तो हम ऐसी तकनीक डेवलप करें जो क्लीन एनर्जी से चले,
ठीक है। तो ये सारे काम, ऐसे आर्थिक गतिविधियां अगर होंगी, ठीक है, तो उससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा और ग्रीन इकोनॉमी की ओर हम बढ़ेंगे, हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। अब उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, तो सतत विकास के लिए ये ऑप्टिमम, इस पॉइंट को आप काट दीजिए, मत लीजिए, क्योंकि जो है ना ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया है। एडॉप्शन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, सतत विकास के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को हम एडॉप्ट करें, हम उसके जो सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसके जो गुण हैं उनको हम एडॉप्ट करें, तो हम सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि संसाधनों का और जो उत्पाद है, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है, उसका अधिकतम, अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम नहीं होता है। हम उसका जो ना अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, उसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है तो हम करें। अगर मान लीजिए कुछ बिगड़ गया है तो नया खरीदने के बजाय हम उसको रिपेयर करें, ठीक है, जैसे कुछ टूट गया है तो उसको हम जोड़ें और उसी चीज को कंटिन्यू इस्तेमाल करें। मतलब हम जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ वेस्ट बचता है तो वो वेस्ट रिसाइकलिंग में जाए, तभी ये एक चक्र यानी कि सर्कुलर, एक सर्कल में ये आर्थिक गतिविधियां होंगी। ठीक है, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पहले ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। अब इसको हिंदी में जो है ना, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी। हाँ, अब हमारा ग्रीन इकोनॉमी है तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग हरित अर्थव्यवस्था, ठीक है, हरित अर्थव्यवस्था। अब हरित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी आर्थिक प्रणाली प्रणाली ऐसी आर्थिक प्रणाली जो, ठीक है, अब यहां से आप दो तीर दे दीजिए, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, विकास, फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, को बढ़ावा दे। ठीक है, ऐसी आर्थिक प्रणाली जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या होगा? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसके पर्यावरण संरक्षण के नीचे ही, ठीक है, जैसे मैंने इसमें इंग्लिश मीडियम में किया है ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नीचे ही मैंने क्या क्या काम होने चाहिए, और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नीचे मैंने जैसे लिखा है कि क्या काम होने चाहिए, तो वैसे ही पर्यावरण संरक्षण के लिए किन काम, किन किन पर जोर रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर एक, कार्बन उत्सर्जन कम हो, ठीक है। नंबर दो, जीवाश्म ईंधन से, ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण हो रहा हो, संक्रमण हो, ठीक है। और नंबर तीन, हरित अर्थव्यवस्था में और क्या होगा कि हरित तकनीकों, तकनीकों का विकास, का विकास एवं इस्तेमाल हो, ठीक है।
तो ये तीनों काम हो, तो ऐसी अगर गतिविधियां चल रही हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए आप अपना पॉइंट में लिख दीजिए कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के गुणों को अपनाया जाए, अपनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हरित अर्थव्यवस्था हेडिंग है ऐसी आर्थिक प्रणाली जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे। अब सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण के तहत हम क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम हो ऐसी गतिविधियों को अपनाएंगे। जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ब्रैकेट में लिख सकते हो, की ओर हम संक्रमण करेंगे और हरित तकनीकों का विकास करेंगे, यानी ऐसी तकनीकें जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। ठीक है, उनका विकास करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। अब सतत विकास के लिए हम चक्रीय अर्थव्यवस्था के गुणों को अपनाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था मैंने शॉर्ट में अभी बताया है, अभी इसके आगे फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अब हरित अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ग्रीन इकोनॉमी के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चुनौतियां क्या है, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ग्रीन इकोनॉमी को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस नहीं है तो नीतियां और नियम भी नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज है, अब उस पर पूंजी भी नहीं लोग लगा रहे हैं कि जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। तो इससे क्या होता है कि तकनीकों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो तकनीकों का विकास नहीं होगा। अब जब तकनीकों का अगर विकास नहीं होगा तो हम हरित इकोनॉमी की तरफ कैसे जाएंगे। अब पूंजी नहीं है तो एक तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हरित तकनीकों का विकास नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, या फिर हम जो कहते हैं कि जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भी हम जो है खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो फिर आगे दिक्कतें होंगी। तो अब चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो अब चुनौतियां क्या हैं, रेड पेन लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, हरित अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो पहले तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग लिख लो, वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ओके, अब जो है हिंदी वालों को भी लिखा देते हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, तो लैक ऑफ, कमी है। ठीक है, किसकी कमी है, तो पूंजी की कमी है। ठीक है, कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट लिखिए, निवेश के लिए पूंजी का अभाव। ठीक है, निवेश के लिए पूंजी की कमी। अब उससे क्या हो रहा है, हरित तकनीकों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इनकी भी कमी है। तो हरित तकनीकों की कमी, हरित तकनीकों का अभाव, दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पूंजी नहीं है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आधारभूत संरचना, या उसको ब्रैकेट में या ऑब्लिक करके लिख दीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अभाव, इनकी भी कमी है। ठीक है, आधारभूत संरचना या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अभाव। फिर उसके बाद फिर क्या कमी है, तो लोग नियम और नीतियों की कमी है। ठीक है, नेसेसरी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस की कमी है। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे कि आवश्यक नीतियों एवं विनियमों की कमी। ठीक है, आवश्यक नीतियों
एवं विनियमों की कमी। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव। आप इसको पूरा ऐसे लिखें कि पर्यावरण को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव। तो ये सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या है कि हरित अर्थव्यवस्था से क्या लाभ होते हैं? तो हरित अर्थव्यवस्था से जो लाभ होते हैं वही मतलब कि वो लाभ होते हैं जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से होते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के जो लाभ हैं वो जब आप इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, वो इकोनॉमी का पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप इन्वायरमेंट के टाइम पे पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है कि सरकार की क्या नीतियां हैं या सरकार हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के को लेकर क्या कार्यक्रम चला रही है। तो हमारी भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया में सबसे जागरूक देशों में से एक है। ठीक है, तो हमारी सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है जो सोलर प्लांट को लेकर है। फिर हमारी अभी E20 वाला जो एक पेट्रोल वाला जो एक नीति बनाई गई है। ठीक है, तो हमारा जो सोलर एनर्जी को लेकर सरकार काम कर रही है, एयर एनर्जी को लेकर सरकार काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार जो काम कर रही है। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम आपको इन्वायरमेंट के तहत कवर होंगे और करंट में भी कवर हो जाएंगे। तो इसके लाभ और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, ये आपको इन्वायरमेंट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा हरित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये टॉपिक हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन तो पहले कर ही लिया है। अब जब पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है तो अब उसी को बस आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो पहले तो मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट तक आ रहा है? हाँ आ रहा है, मैं पढ़ भी देता हूं एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग जो है ना पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ भी देता हूं। सर्कुलर इकोनॉमी, ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट फोकसेस ऑन रीयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस पर फोकस रहता है? सेम ऐसे। और दूसरा फोकस किस पे रहता है? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, अभी इंग्लिश में भी, अभी हिंदी में भी आप लोग समझते जाइए कि ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट फोकसेस ऑन रीयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स और प्लस रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो संसाधनों एवं उत्पादों के पुनः उपयोग और अपशिष्ट या वेस्ट जिसे कहते हैं, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो है ना आप लोग लिखिएगा। ये देखिए, दो प्रकार की इकोनॉमी है। अगर जब हम चक्रीय इकोनॉमी की सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहां पर लाइनियर इकोनॉमी को की भी चर्चा हमें करना जरूरी है। हालांकि पिछली क्लासेज में मैंने लाइनियर इकोनॉमी पढ़ाई है, एक बार आप लोग यहां फिर से देख लीजिए। देखिए लाइनियर इकोनॉमी में होता क्या है, इसमें क्या है कि जो हमारा इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट मॉडल है, पूंजीवादी जो मॉडल है, उसमें हमारी लाइनियर इकोनॉमी रहती है। ठीक है, वहां पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं लोग और उसके बाद जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग उपभोग करते हैं। ठीक है, और इस पे जोर नहीं रहता कि हमारे संसाधनों का उचित दोहन हो या हमारे संसाधनों को संरक्षण मिले। वो बस बिजनेस मॉडल है, उनको जो है ना मतलब सिर्फ लाभ से मतलब है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लाइनियर इकोनॉमी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय अर्थव्यवस्था। तो रेखीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल है, इसको लिया, उत्पादन किया, घर में लाके यूज किया लोगों ने। ठीक है, ऑनर ने यहां उत्पादन कर दिया, उत्पादन प्रोडक्शन के बाद यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लोगों ने यूज किया और उसके बाद फेंक दिया। अब जैसे आप लोग देखते थे कि पहले क्या था कि पेन में रिफिल खत्म हो जाती थी तो सभी लोग रिफिल खरीदते थे। ठीक, अब क्या होता है, अधिकांश लोग क्या होता है कि पेन खत्म हो जाता है, अगर पेन में रिफिल खत्म हो गई तो वो रिफिल छोड़ के नया पेन ही ले लेते हैं। तो एक तरीके से वेस्टेज ही है ना।
अब यहाँ पर रीयूज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जबकि हम उस रिफिल को निकाल के उस पेन को तो हम रीयूज कर सकते हैं ना। इससे हमारा जो प्लास्टिक का जो अब नया पेन आप लोगे तो नए पेन के प्रोडक्शन में तो फिर प्लास्टिक लगेगी, और जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब उस पेन को फेंका भी गया है तो उसका जो रिसाइकलिंग जो वेस्ट बन गया वो तो अब उसका पुनर्चक्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुनर्चक्रण पे किसी का जोर ही नहीं है। वो नया पेन बनाया फैक्ट्री ओनर ने और फिर उसके बाद उसने बेचा, और उसके बाद खरीदने वाले ने खरीद के फिर यूज किया और फिर फेंक दिया। तो यहां पर क्या एक लाइन में चल रहा है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से उसका उपभोग हुआ यानी कि कंजम्पशन हुआ, और कंजम्पशन के बाद उसको डिस्पोज कर दिया। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा लाइनियर इकोनॉमी है इसमें वेस्ट जो है या अपशिष्ट वो बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है, और पुनर्चक्रण की तरफ किसी का जोर नहीं होता है। दूसरी तरफ हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रीयूज पे जोर होता है। ये 6R पे डिपेंड करती है। वो 6R कौन से हैं अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल लिया, वो रॉ मटेरियल हमारा रिसाइकलिंग से भी आ सकता है और फ्रेश भी हो सकता है, ठीक है। वो रॉ मटेरियल लिया, उसको जो है ना यहाँ पर मतलब प्रोडक्शन के लिए लेकर आए, ये प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्शन हुआ उसका, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन गया तो उसके बाद लोगों ने उसको कंज्यूम किया, यूज किया, रीयूज किया, रिपेयर किया, ठीक है। और उसके बाद जब मैक्सिमम यूज कर लिया तो उसके बाद उसको वेस्ट में डिस्पोज किया, यानी अपशिष्ट में फेंका, ठीक, मैक्सिमम यूज करने के बाद। अब जैसे क्या है कि अब हमारे घरों में जैसे पेंट हो रहा है, पेंट में पेंट का बकेट आता है। अब उस बकेट को हम चाहें तो पेंट होने के बाद जो अमीर घर है फेंक देते हैं, जो अमीर लोग हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, उस बकेट को साफ करके और उसको जो है दोबारा से इस्तेमाल करने लगते हैं बाथरूम में। तो ये रीयूज हो गया ना। पहले लोगों का जोर ये होता था, पहले क्या है कि बटनें अगर टूट जाती थी तो उन बटनों की जगह दूसरी बटन सिल दी जाती थी। मैं खुद जब छोटा था तो ये अगर काली शर्ट है तो उसपे एक बटन लाल है, फिर कहीं एक बटन सफेद है, फिर कहीं एक बटन काली है। वो लोग, क्योंकि वो लोग जो ना इस तरीके से संसाधनों को संरक्षित रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हम इस मॉडल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि बस यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, ठीक है। ये सर्कुलर इकोनॉमी में नहीं होता। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, मैक्सिमम यूज करते हैं, और मैक्सिमम यूज करने के बाद भी अब जब कोई वेस्ट बचता है तो उसको रिसाइकिल किया जाता है, और रिसाइकिल करने के बाद फिर उसके बाद वो फिर वापस जो है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाता है। तो ये देखिए, ये एक चक्रीय व्यवस्था बन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 6R पे बेस होता है, माफ चाहूंगा, ठीक है। अब वो 6R कौन से होते हैं, हाँ ये होते हैं 6R। पहला होता है, मैं पहले तो बोल देता हूं क्योंकि अभी आपको नोट करना है। तो ए टाइप ऑफ, हिंदी वालों को मैं अभी लिखाता हूं, ठीक है। ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट फोकसेस ऑन रीयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लस रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। क्लियर। अब उसके बाद ये जो है 6R पे डिपेंड होता है। 6Rs ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी ये कौन से हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है रीथिंक, दूसरा है रिफ्यूज, तीसरा है रिड्यूस, चौथा है रीयूज, पांचवा है रिपेयर, और फिर लास्ट में है रिसाइकल। अब रीथिंक मतलब क्या है, क्वेश्चनिंग द नीड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव एंड मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस, ठीक है। तो ये तो हो गया रीथिंक। तो रीथिंक में क्या है, क्वेश्चनिंग द नीड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव एंड मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस। फिर रिफ्यूज में लिख लीजिए, अवॉइडिंग अननेसेसरी कंजम्पशन एंड रिजेक्टिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। रिड्यूस में लिखिए तीसरी हेडिंग में, मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर चौथा है रीयूज, रीयूज में लिखिए, एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ए प्रोडक्ट बाय फाइंडिंग न्यू यूजेस फॉर देम और देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर उसका पांचवा है हमारा आर है हमारा रिपेयर, रिपेयर में लिखिए, फिक्सिंग ब्रोकन आइटम्स
इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम देयर बाय एक्सटेंडिंग देयर यूजेबिलिटी। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा रिसाइकल। तो रिसाइकल में लिखिए प्रोसेसिंग यूज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स डाइवर्टिंग देम फ्रॉम लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब जो कहते हैं ना कि जो कूड़े का पहाड़ या कूड़े का जहां पर कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लैंडफिल्स हैं, ठीक है, वहां पर कूड़ों का पहाड़ बन गया है। ठीक है, तो उनको जो है ना मतलब जमीन में मिट्टी में मिट्टी में फेंकने के बजाय, क्योंकि वो प्रदूषित करेंगे, तो वहां पर रखने के बजाय उनको रिसाइकल किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे 6R हो गए। अब हिंदी में लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है जो संसाधनों एवं, एक तरफ लिखिए जो, उसके बाद फिर एक तरफ लिख दीजिए संसाधनों एवं उत्पादों के अधिकतम उपयोग, उचित एवं अधिकतम उपयोग तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे, यानी वेस्ट के रिसाइकिल को बढ़ावा दे। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी से क्वेश्चन भी आया था इस साल, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं यूपीएससी का। ठीक है, अब नीचे डालिए, लिखिए सर्कुलर इकोनॉमी 6R पर डिपेंड होती है। ठीक है, 6R। अब देखिए हिंदी में तो R नहीं कर सकते, हिंदी में तो उनका हिंदी ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में 6R रहता है। तो ठीक है, पहला R लिखिए। आप हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भी लिखेंगे, वरना वो 6R का कॉन्सेप्ट पाएंगे कहां से? तो हिंदी में लिख के उस मतलब कि हिंदी में लिख के उसके बाद ब्रैकेट में इंग्लिश वाला भी लिखेंगे। ठीक है, तो रीथिंक पहला डालिए, रीथिंक पुनः विचार करना। तो हिंदी में लिखिए पुनः विचार करना और ब्रैकेट में लिख दीजिए रीथिंक। पुनः विचार करना, ब्रैकेट में लिख दीजिए रीथिंक। तो उसमें लिखिए किसी उत्पाद अथवा सेवा की आवश्यकता के बारे में विचार करना। किसी उत्पाद अथवा सेवा की आवश्यकता के बारे में विचार करना और संभव हो तो एक उस सेवा या उत्पाद को लेने के बजाय एक स्थायी विकल्प को खोजना। ठीक है, और संभव हो तो उस सेवा या उत्पाद को लेने के बजाय एक स्थायी विकल्प खोजना। ये हमारा क्या हो जाएगा? रीथिंक। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, अब जैसे मान लीजिए जैसे कोई ऑफिस जाता है, किसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा है। अब जैसे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है, मेट्रो भी चल रही है आपका, फिर मेट्रो की बसेस भी चल रही हैं, प्राइवेट बसेस भी चल रही हैं, और आपका जो ऑटो वगैरह की जो भी सुविधा है, ई रिक्शा की सुविधा है। तो यहाँ पर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है ये काफी अच्छा है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाने के लिए अगर कार खरीद रहा है तो ये बेवकूफी ही है। भाई आपको सोचना चाहिए कि भाई मुझे कार की जरूरत है क्या? तो इसी को हम कहते हैं रीथिंक, कि आप सोचो कि आपको वो उत्पाद या सेवा वास्तव में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आर क्या है? अब सर्कुलर इकोनॉमी के तहत क्या है कि हम संसाधनों को और उत्पादों को उचित तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ना कि दिखावा के लिए या फिर अपने पब्लिक शो ऑफ के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगली हेडिंग डालिए, रिफ्यूज। हिंदी में लिखिए, रिफ्यूज को हिंदी में कहेंगे अस्वीकार करना। हिंदी में लिखिए अस्वीकार करना, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दीजिए रिफ्यूज। ठीक है, तो लिखिए हिंदी वाले, ऐसे किसी भी उत्पाद के उपभोग को ना करना जो पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध हो। ठीक है, या जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। ऐसे किसी उत्पाद का उपभोग ना करना जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। अब जैसे हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम फिर भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अस्वीकार कर दें। अगर सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो हम ऐसे उत्पादों को अस्वीकार करेंगे।
ठीक है, हम सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे एसी है, एसी की कई बार है कि आवश्यकता नहीं, अगर मान लीजिए काफी अधिक गर्मी पड़ रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिनके घरों में एसी लगा है वो कई बार जो है ना नॉर्मल मौसम में भी एसी चला के रखते हैं। तो क्यों यूज करना भाई, एसी से ऐसी गैसेस निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ओजोन परत के लिए ठीक नहीं है। तो एसी को क्यों चला, सर्दियों में भी फ्रिज चलाना, क्यों चलाना फ्रिज? तो उनका उपभोग को जो है ना इस तरीके से अस्वीकार किया जाए, जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो अब उनको किया जाए। तो ये आपका हो गया रिफ्यूज। अब तीसरी हेडिंग हमारी क्या है? कम करना। तीसरा आर है रिड्यूस, कम करना। ठीक है, उसमें लिखिए, उसमें लिखिए उत्पादन एवं उपभोग के लिए, उत्पादन एवं उपभोग के लिए संसाधनों को कम करना। उत्पादन एवं उपभोग के लिए संसाधनों को का इस्तेमाल कम करना। अब देखिए, उपभोग के लिए तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि संसाधनों का कम इस्तेमाल किया जाए, आवश्यक हो तभी इस्तेमाल किया जाए, या किसी वस्तु का या किसी उत्पाद का इस्तेमाल जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तब किया जाए। ठीक है, अब लेकिन आप ये कहोगे कि आप तो कह रहे हैं सर कि उत्पादन के लिए भी संसाधनों का कम उपभोग करना है, तो क्या हम प्रोडक्शन कम कर दें? नहीं, उत्पादन के लिए संसाधनों को कम इस्तेमाल करने का अर्थ यह हो गया कि संसाधनों को उचित और अधिकतम तरीके से उपभोग किया जाए। मैंने शुरुआत में ही आपको एक पेंसिल का एग्जांपल दिया था कि 1 किलो लकड़ी से अगर 10 पेंसिल बन रही है, और अगर हम लाइनियर इकोनॉमी के मॉडल में हैं तो उसमें क्या है कि वेस्टेज ज्यादा होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस 1 किलो की लकड़ी से कम 12 से 13 या 14 पेंसिल बना ले जाए। तो ये क्या है, संसाधनों का जब उचित उपभोग होगा तो इससे क्या है, हमारा उत्पादन तो कंटिन्यू बना रहेगा लेकिन संसाधन कम खर्च होंगे। अब अगर हम लाइनियर इकोनॉमी के मॉडल पर ही चलते रहेंगे और उसको 1 किलो लकड़ी से हम 10 पेंसिल ही बनाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा 3 और 4 पेंसिल बन सकती थी उनके लिए हमें अलग से लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर उत्पादन के लिए संसाधनों को कम इस्तेमाल करने का मतलब यह हो गया कि संसाधनों का उचित दोहन करना और अधिकतम उपभोग करना उत्पादन में। ठीक है, तो आपने लिखा रिड्यूस। रिड्यूस में क्या है? उत्पादन एवं उपभोग के लिए संसाधनों का कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस यानी कम करना। चौथा डालिए रीयूज। सॉरी, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, और उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए रीयूज। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी, हिंदी में लिखिए, किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाना, या किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाना, या उसका कोई नया उपभोग ढूंढना। किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाना, या अगर जीवन चक्र समाप्त हो रहा है किसी पर्टिकुलर आवश्यकता के लिए तो उसका कोई अलग उपयोग ढूंढना। अब इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बकेट में पेंट आया है, पेंट वाला बकेट है, उसमें क्या है कि आप चाहें तो उसे फेंक सकते हैं, और अगर आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो आप उसका जो है ना उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नया उपयोग हमने क्या ढूंढा, हम उसको बाथरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रीयूज हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको फिर जो है ना, अब जब आपके पास बाथरूम में एक बकेट हो गई तो आपको बाजार से एक्स्ट्रा बकेट नहीं खरीदनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब उसके बाद 5वीं हेडिंग डालिए मरम्मत करना। इंग्लिश में लिखिए रिपेयर। मरम्मत करना या रिपेयर में क्या लिखेंगे हम? किसी भी टूटे हुए या खराब उत्पाद की मरम्मत करके उसका पुनः नया उत्पाद खरीदने के बजाय उसका पुनः उपयोग करना। किसी भी खराब उत्पाद या टूटे हुए उत्पाद, उत्पाद की जगह वस्तु भी लिख सकते हैं, टूटी हुई वस्तु की मरम्मत करके उसका पुनः उपयोग करना। ठीक है, नई वस्तु खरीदने के बजाय उसी वस्तु का पुनः उपयोग करना, ये आपका क्या आ जाएगा, रिपेयर में। अब रिसाइकल, तो रिसाइकल में लिख दीजिए, रिसाइकल को हिंदी में कहेंगे पुनः चक्रण या फिर पुनर्चक्रण। तो पुनर्चक्रण और इंग्लिश में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए रिसाइकल। तो ये 6वां आर क्या है, रिसाइकल। उसमें क्या लिखेंगे,
कि जो अपशिष्ट है, तो हिंदी में लिखिए अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना। ठीक है, अपशिष्ट क्या होता है, जो लास्ट में कचरा बचता है। ठीक है, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना। तो ये हमारे 6 आर हो गए सर्कुलर इकोनॉमी के। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी के लाभ क्या हैं। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्या लाभ हैं। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का पहला लाभ क्या है, इंग्लिश में पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर नोट कर लें। ठीक है, पॉज करके। अब पहला लाभ क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में लिखिए, लाभ हेडिंग डाल दीजिए। पहला लिखिए, संसाधनों का उचित एवं अधिकतम उपयोग होता है। फिर दूसरा इंग्लिश में है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण होता है। तीसरा लिखिए, लेस जनरेशन ऑफ वेस्ट। हमने जब उसमें डायग्राम में समझा था तो बताया था ना कि मैक्सिमम यूज करके फिर उसमें जो है ना, जब लास्ट में उसका कोई उपयोग नहीं बचता तब हम उसको वेस्ट में डालते हैं और वहां से भी वो रिसाइकल के लिए चला जाता है। तो जो इसको हिंदी में लिखिए, अपशिष्ट का कम उत्पादन। ठीक है, अपशिष्ट का कम उत्पादन या अपशिष्ट का कम निर्माण। ठीक है, और चौथा लाभ क्या है, एक्सेस फॉर ऑल टू द रिसोर्सेज, सभी की संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, सभी की संसाधनों तक पहुंच कैसे हो जाती है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो वो पहुंच ऐसे हो जाती है कि जब हम उत्पादों का बहुत ही संयमित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बाजार में मांग कम होगी। जब मांग कम होगी और इससे क्या है कि कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी। ठीक है, और इससे क्या है कि हम जो है ना विकास भी कर रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं। तो और बाजार में संयमित मांग है, ज्यादा मांग भी नहीं। अभी तो क्या फोकस रहता है पूंजीपतियों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि डिमांड हो डिमांड हो डिमांड हो। जहां डिमांड कम हुई तो कहते हैं रिसेशन आ गया, मंदी आ गई। ठीक है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, फोकस रहता है कि हम रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करें, उनका जो है ना अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, उचित इस्तेमाल करें। ठीक है, और जब हम इस तरीके से करेंगे तो जो प्राइस है वो प्राइस कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि लोगों के लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब अभी जो हमारा जो लाइनियर इकोनॉमी है उसमें क्या है कि सभी में भोड़ मची है संसाधनों पर कब्जा करने की, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में संसाधनों पर कब्जा करने की कोई होड़ नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वो क्या है, सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो एक्सेस फॉर ऑल टू द रिसोर्सेज। तो ये बेनिफिट समझ में आ गए चक्रीय अर्थव्यवस्था के। ठीक है, आई होप कि चक्रीय अर्थव्यवस्था भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो ये हमने देख ही लिया, इसको समझ ही लिया है हमने सर्कुलर इकोनॉमी का। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस साल जो क्वेश्चन आया था, ओके, इस साल जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि जो हमारे नीचे जो तथ्य दिए हुए हैं इन पर आप जो है ना इन पर विचार करिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। चक्रीय अर्थव्यवस्था कच्चे आगत के तौर पर कच्चे माल के उपयोग को कम करती है। तो हमने बताया है कि कच्चे माल का उपयोग कम कैसे होता है, कि जब जो है हम जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका हम अधिकतम उपयोग करेंगे। पेंसिल वाला एग्जांपल आपको याद है ना, तो उससे क्या है कि रॉ मटेरियल जो इनपुट के तौर पर वो कम हो जाएगा। जहां 1 किलो से ज्यादा लकड़ी लग रही थी 13 या 14 पेंसिल बनाने में, वो 1 किलो में ही हो जाएगा काम। तो हाँ बिल्कुल, चक्रीय अर्थव्यवस्था में जो रॉ इनपुट के तौर पर या आगत के तौर पर जो हमारा कच्चा माल है वो कम खर्च होता है।
तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया में जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है वो अपशिष्ट का निर्माण कम करती है, ठीक है, कम कचरा उसमें बनता है चक्रीय अर्थव्यवस्था में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब हमने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिया, तीनों में क्या कह रहा है, रिड्यूस करते हैं किसको, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स, और तीसरा है वेस्टेज जो है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक, तीनों स्टेटमेंट पढ़े। अब हमने अभी सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ लिए तो हमें इतना तो एहसास है कि हाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स को लेकर इन में से कौन सही कथन है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये पहला कह रहा है। दूसरा क्या है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, ठीक है। कह रहा है कि दोनों, पहले उसमें कह रहा है ए में कि दोनों स्टेटमेंट्स, दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 2 और 3 दोनों सही हैं और लेकिन उनमें से केवल एक ही है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो देखो ये तो पहले कट मार दो, क्योंकि आपने अभी अभी सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ा है तो आपने ये चीज समझी ही है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3, तो केवल एक नहीं, दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं 2 and 3। तो ये तो कट गया सी वाला। नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, कह रहा है कि ना ही दूसरा सही है ना तीसरा सही है, ये भी आप तुरंत काट दो। तो ये तो आपके आंसर नहीं है। अब पहले और दूसरे में अब आपको डाउट क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन इन दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में से केवल एक ही है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो अभी आपने पढ़ा है तो आप इसको भी काट सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैसे कम होगा, कि भाई जब आपका उत्पादन संयमित तरीके से होगा तो वेस्टेज कम होगा, दूसरा आप चीजों को इस्तेमाल ढंग से करोगे, ठीक है। तो वेस्टेज जब कम होगा तो उत्पादन प्रक्रिया भी थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगी, प्रोडक्शन भी कंट्रोल्ड रहेगा, तो उससे क्या है आपका जो है वेस्टेज कम होगा, ठीक है। और वेस्टेज कम होगा तो जो है ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कंट्रोल में आ गया। दूसरा आपका क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका भी हम कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर भी प्रोडक्शन हमारा क्या है कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा जो है जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण को दर्शा रहे हैं। और जब पर्यावरण संरक्षित होगा तो हमारा ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन भी कम होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा सभी लोग फ्रिज एसी यूज करने लगेंगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल मेथेनॉल ये सब बनने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ग्रीन हाउस गैसेस ही निकलेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्रियां ज्यादा लंबे समय तक काम करेंगी, उनसे धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, जितनी प्रोडक्शन प्रोसेस जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है पर्यावरण के लिए ग्रीन हाउस जो है नुकसानदायक होगा और ग्रीन हाउस गैसेस उतना ही ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा जो ए है ऑप्शन है ये सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सॉरी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं डिजिटल इकोनॉमी पे, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेना। इंग्लिश में है, मैं पहले समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हिंदी में लिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाई ये डिजिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब डिजिटल की हिंदी तो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। ठीक है, डिजिटल होता क्या है? तो डिजिटल क्या होता है? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर रिसीविंग, गैदरिंग, और गैदरिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि सूचनाओं को रिसीव करना, स्टोर करना और उनका ट्रांसमिशन करना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से, ये हमारा क्या कहलाता है? डिजिटल कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, यानी कि गैदरिंग या रिसीविंग, सूचनाओं का संग्रहण, उसके बाद स्टोरेज, हिंदी में लिखिए संग्रहण, देन भंडार, उसके बाद भंडारण, फिर और उनका संचरण। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण एवं संचरण करना ही डिजिटल कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ये हमारा डिजिटल कहलाता है। ठीक है, तो डिजिटल समझ में आ गया। हिंदी में लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण एवं संचरण, संचरण यानी ट्रांसमिशन। ठीक है, यहां से व्हाट्सएप किया, दूसरे के जिसको व्हाट्सएप करना था उसके पास पहुंच गया, ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन कहलाता है। तो सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण एवं संचरण, ये हमारा कहलाता है डिजिटल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या है? डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है? तो डिजिटल इकोनॉमी को न्यू इकोनॉमी या वेब इकोनॉमी भी कहते हैं। हिंदी में नई अर्थव्यवस्था या वेब अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद इसमें होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फुल्ली और पार्शियली इंटीग्रेटेड विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है आर्थिक गतिविधियां, हिंदी में लिखिए, आर्थिक गतिविधियां सूचना एवं संचार आधारित, सूचना एवं संचार आधारित डिजिटल तकनीकों से पूर्णता या अंशतः जुड़ी होती हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां सूचना एवं संचार आधारित डिजिटल तकनीकों से पूर्णता या अंशतः जुड़ी होती हैं। अब जैसे क्या है कि हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है कि भाई अब जैसे हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, अब यूपीआई के माध्यम से हम जो है ना पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई में क्या है, हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा और इस व्यक्ति को पेमेंट करना है। ये इंफॉर्मेशन डिजिटल सिस्टम रिसीव करता है, रिसीव करके उसके बाद जो है ये ट्रांसमिट करता है आगे बैंक को। बैंक फिर जो है ना उस रिसीव करके फिर वो जो है ना आगे एक्शन लेकर वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या है? एक डिजिटल तकनीक के माध्यम से तो हो रहा है। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूर्णता या अंशतः सूचना एवं संचार आधारित जो हमारी डिजिटल तकनीकें हैं उनसे जुड़ी रहती हैं। और आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? जिन गतिविधियों के पीछे पैसा जुड़ा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया? डिजिटल इकोनॉमी। हालांकि डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। पहले कभी आ सकता था, लेकिन अब तो बहुत कम है। लेकिन पढ़ने में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि डिजिटल क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट क्या है, तो उसके लाभ लिख लीजिए। पहले इंग्लिश में सुन लीजिए। इंक्रीजेस एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड मार्केट। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। पहला पॉइंट लिखिए इंग्लिश में, इंक्रीजेस एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड मार्केट। हिंदी में लिखिए क्या लाभ है इसका। अब हम लाभ पे बात कर रहे हैं। तो सूचनाओं एवं बाजारों तक पहुंच बढ़ती है। सूचनाओं एवं बाजारों तक पहुंच बढ़ती है। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा पॉइंट डालिए, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है ये बढ़ती है। ठीक है, मैंने एक्चुअली साथ में ही लिख दिया है, आप दूसरा पॉइंट लिखिए, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इंग्लिश में इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी।
उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाती है डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाती। पहला पॉइंट क्या है कि सूचनाओं एवं बाजारों तक पहुंच को बढ़ाती है डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पादकता एवं दक्षता को डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाती है। भाई हमारी जब सूचनाएं इतनी तेजी से आगे ट्रांसमिट होंगी तो उससे क्या है कि हमें तो मतलब कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारी दक्षता भी बढ़ जाएगी। अब पहले की तरह मान लीजिए अगर हम डिजिटल इकोनॉमी से नहीं कनेक्ट है तो पहले किसी चिट्ठी के माध्यम से सूचना भेजो या टेलीग्राम के माध्यम से भेजो, लेकिन अब क्या है हम डिजिटली हो, डिजिटल इंडिया हो गया या डिजिटल वर्ल्ड हो गया, डिजिटली सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो तुरंत यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ कि भाई मुझे इतना इतना माल चाहिए। अब जो माल बीच में अगर मीडिएटर है तो वो तुरंत उसने दूसरी जगह ऑर्डर प्लेस कर दिया, या उसको उस प्रोडक्शन उस माल को खुद ही बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसने तुरंत रॉ मटेरियल वाले को सूचना दी कि भाई इतना रॉ मटेरियल जल्दी से भेजो, मेरे पास ऑर्डर आया है। तो इससे क्या आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और आपकी जो है ना आपकी कुशलता भी बढ़ गई। अच्छा एक चीज और है, इंफॉर्मेशन तक पहुंच भी बढ़ गई है आपकी, और उसके बाद जो है ना बाजारों तक भी पहुंच बढ़ गई, तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। और तीसरा जो इसका लाभ है वो है स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास में तेजी लाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में तेजी लाती है। इंग्लिश में लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, तीसरा बेनिफिट क्या है? डिजिटल इकोनॉमी स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिजिटल इकोनॉमी। अब डिजिटल इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो ये चैलेंजेस तो मतलब कि काफी मतलब सीरियस नेचर के हैं, क्योंकि ये देखिए डाटा को लेकर हर देश संवेदनशील है। ठीक है, तो जो डेटा है हमारा पर्सनल डेटा है, वो पर्सनल डेटा भी दूसरे देशों में स्टोर हो रहा है। आज की डेट में आप अगर देखिए तो अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है और अगर उसके बाद आप किसी सोशल साइट पे जाते हैं तो वहां पर जो ऐड आते हैं वो आपकी सर्च के हिसाब से आ जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ सोचा है या किसी से बात की है तो मुझे वैसे ही ऐड मिलने लगते हैं। जैसे मैं अगर कोई भी सोशल साइट खोलता हूँ, ठीक है, फोन पे अगर मैंने बात की है तो वैसे ही ऐड मिलने लगते हैं। तो कुल मिला के क्या है, मेरी चॉइस क्या है, ठीक, मेरा रहने का तरीका क्या है, मैं किन चीजों को पसंद करता हूँ, किन को नहीं पसंद करता हूँ, मेरे पूरे बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से। तो डेटा जो पर्सनल डेटा है, आपकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो पर्सनल डेटा आपका शेयर हो रहा है, ये बड़ा इशू है। ठीक है, तो चैलेंजेस में उसके बाद क्या डिजिटल गैप है, तो अभी लिख लीजिएगा, अभी पहले समझ लेते हैं। अब दूसरा चैलेंज क्या है? एक तो आपका जो है ना प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। दूसरा क्या है? डिजिटल डेटा है, आपका जो डेटा है पर्सनल डेटा है वो आपका जो है ना मतलब कि सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर उसके बाद डिजिटल गैप। अब डिजिटल गैप क्या होता है कि किसी भी जनसंख्या का एक हिस्सा डिजिटल तकनीकों को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को के बारे में जानता है और उनको इस्तेमाल कर लेता है, और एक ऐसा हिस्सा है जो डिजिटल तकनीक के बारे में नहीं जानता और उसको इस्तेमाल भी नहीं करना जानता। ठीक है, अब वो हिस्से कैसे, जैसे बहुत सुदूर के गांव हैं या फिर हमारे आदिवासी जनजातीय इलाके हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर लोगों को डिजिटल टेक्निक, व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में शायद इतना ना पता हो, उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं होंगे। तो ये जनसंख्या के दो हिस्से बन गए, और ये बड़ा, तो जो हिस्सा डिजिटली अपडेटेड है वो तेजी से विकास की तरफ जाएगा, और जो अपडेटेड नहीं है वो विकास की रेस में और संसाधनों की रेस, सॉरी, सुविधाओं की पहुंच तक वो जो है ना बड़ा पिछड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये डिजिटल गैप कहलाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है ना, अब इसको लिख लीजिए कि क्या क्या चुनौतियां हैं। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने से क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहला चैलेंज क्या है कि डिजिटल गैप, हिंदी में लिखिए डिजिटल अंतराल। दूसरा क्या है? साइबर सिक्योरिटी का इशू। ठीक है, दूसरा क्या है? साइबर सिक्योरिटी का इशू, यानी हिंदी में लिखिए साइबर सुरक्षा। अब जैसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि आप जो है ना ओटीपी बता दीजिए, या फिर आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आप अपना पैसा ट्रांसफर करिए। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं ना, बैंक में गए, मतलब एटीएम यूज किया तो पता लगा कि एटीएम से ही पैसे निकल गए, मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखिए डेटा प्राइवेसी। ठीक है, तो जो पर्सनल डेटा है उसकी या फिर आपको जो पर्सनल डेटा है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखिए डिजिटल अंतराल, साइबर सुरक्षा। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट लिखिए कि आपका जो डेटा है वो आपका
कंप्रोमाइज होता है, इसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे कि आपका डेटा, पर्सनल डेटा दूसरों के पास स्टोर होता है, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल जॉब्स, इसको काट दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल जॉब्स पे इम्पैक्ट, वो सब जो होना था वो हो चुका, ठीक है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी हो गया, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, इस साल का क्वेश्चन भी देख लिया। अब सर्कुलर इकोनॉमी से कभी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर हरित अर्थव्यवस्था से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, लाइनियर इकोनॉमी, रेखीय अर्थव्यवस्था को भी आप समझ गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर तीनों प्रकार की इकोनॉमीज को पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे की क्लासेस में डिफिनीशंस होंगी, बेसिक कंप्लीट हो गया है, आगे की क्लासेस में इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस होंगी, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन डिफिनीशन पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनीशंस करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो हमारा एनसीईआरटी के बाद फिर हम जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, या जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो इकोनॉमी यूपीएससी के लिए पढ़ाई जाती है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।